हेलो एवरीवन। सो एमरल्ड फाइनेंस और एंजल वन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q2 के नंबर्स आए हैं, एंजल वन का कॉन कॉल भी हुआ है तो क्या मेन हाईलाइट था उसको भी कवर करेंगे। एमरल्ड के नंबर्स कैसे हैं, गाइडेंस के अकॉर्डिंग कैसा लगता है, आगे का आउटलुक कैसा लग रहा है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। सो एमरल्ड फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल हमने डिटेल में बहुत बार कवर किया है। शॉर्ट में एक बार समझे अगर हम, तो ये कंपनी एक फिनटेक कंपनी आप इसको बोल सकते हो। मतलब इनका जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो लोन डिस्ट्रीब्यूशन का है, डीएसए का काम करती है कंपनी। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आरबीएल बैंक, ऐसे जो बड़े बड़े बैंक हैं इनके लिए गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूट करना, होम लोन डिस्ट्रीब्यूट करना, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा इनका एक और सेगमेंट है एमएसएमई लोन का, तो जहां पे कंपनी एमएसएमई को बिजनेस लोन देती है। और तीसरा एक सेगमेंट इन्होंने स्टार्ट किया अभी कुछ टाइम पहले, ईडब्ल्यूए। ईडब्ल्यूए मतलब अर्ली वेज एक्सेस। अब मैनेजमेंट का कहना है कि ग्लोबली वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। इंडिया में अभी ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आगे चल के 1 लाख करोड़ तक का ये मार्केट बन सकता है। हालांकि अभी बहुत कम कंपनीज हैं, 5-6 कंपनीज हैं इंडिया में जो इस प्रोडक्ट को करती है। एमरल्ड फाइनेंस इस प्रोडक्ट के अंदर क्या करता है, तो ईडब्ल्यूए में एमरल्ड फाइनेंस एक कॉर्पोरेट के साथ में टाई अप करता है, मतलब उनको ऑनबोर्ड करता है और उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको एक तरीके से आप बोल सकते हो उनकी मंथली सैलरी एडवांस में देता है। लोन नहीं है, टिपिकल जो लोन प्रोडक्ट होता है उनकी सैलरी का ही जो पार्ट है वो कंपनी एडवांस में देती है। जैसे यूज केस अगर हम डिस्कस करें तो एग्जाम्पल के लिए कोई एम्प्लॉय को जो सैलरी मिली है उसकी सैलरी का बड़ा पार्ट वो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है। मतलब किसी मंथ में आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, कुछ इमरजेंसी आ गई, ये सारी चीजें हुई और उसके सैलरी का बड़ा पार्ट चला गया। अब उसको बाकी के जो मंथ स्पेंड करना है उसके लिए कुछ फंड चाहिए, तो उसके लिए वो एमरल्ड का ये ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट जो है उसको एक्सेस कर सकता है। मतलब एमरल्ड उसको उसकी सैलरी का मैक्सिमम मंथली सैलरी जो है उसका 50% मैक्सिमम एमरल्ड उसको एडवांस में दे देगा। एग्जाम्पल के लिए 1 लाख सैलरी है तो एमरल्ड उसको 50,000 एडवांस में दे देगा। अब ये जो रीपेमेंट है, ये वाला जो रीपेमेंट का जो स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, ये एक तरीके से ना रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है एमरल्ड के लिए। बिकॉज यहां पे रीपेमेंट डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं करता है, वरना रिस्क ज्यादा हो जाता है, एनपीए का रिस्क बन जाता। रीपेमेंट जो है वो एम्प्लॉयर के हाथ में है, वो कॉर्पोरेट के साथ में जिसके साथ में एमरल्ड ने टाई अप किया है। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, अगले महीने उस एम्प्लॉय की सैलरी में से वो एडवांस वाला पार्ट, एग्जाम्पल के लिए 1 लाख में से 50,000 डिडक्ट करके एमरल्ड को दे देगा। अब पॉइंट आता है एमरल्ड इसमें अर्न क्या करेगा, तो इंटरेस्ट तो ये कोई चार्ज नहीं करते, जीरो इंटरेस्ट प्रोडक्ट है। और इसी वजह से जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, वो इनके साथ में कंपीट नहीं कर सकते। बिकॉज आरबीआई का रेगुलेशन कहता है कि बैंक जो है ना, कोई भी बैंक वो जीरो इंटरेस्ट प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, वो वही प्रोडक्ट करेगा जिसमें वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। तो इसलिए बैंक इनके कॉम्पिटिटर नहीं है। एमरल्ड इसमें कैसे अर्न करता है, प्रोसेसिंग फी से। तो जैसे वो 1.5 से 1.8% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट वो प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं। तो कॉर्पोरेट क्या करेगा, 50,000 प्लस प्रोसेसिंग फी जो भी बनता है उसका, वो एमरल्ड को उसमें डिडक्ट करके वापस कर देगा। एक इसमें और पॉइंट आता है कि जब ये इतना सेफ है, रिस्क फ्रेमवर्क इसमें अच्छे से मैनेज किया हुआ है एमरल्ड ने, तो वो सिर्फ 50% क्यों देता है एम्प्लॉय को, मतलब उसकी सैलरी का 100% क्यों नहीं देता। 1 लाख सैलरी है तो 1 लाख दे दे। इसमें एक्चुअली गवर्नमेंट का ना एक एक्ट है, वेजेस पेमेंट एक्ट करके एक एक्ट है गवर्नमेंट का। इसके अंडर कोई भी कॉर्पोरेट जो है ना, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयर, वो अपने एम्प्लॉय की मंथली ग्रॉस सैलरी का मैक्सिमम 50% ही डिडक्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एमरल्ड ने मान लो किसी को 100% दे दिया उसकी सैलरी का, 1 लाख सैलरी है, 1 लाख दे दिया, तो कॉर्पोरेट तो उसको सिर्फ 50% देने के लिए ही अकाउंटेबल है। बाकी का जो 50% है वो एमरल्ड को खुद से रिकवर करना पड़ेगा। मतलब उनको अपना कलेक्शन टीम बनानी पड़ेगी, वो कस्टमर को ट्रैक करना पड़ेगा, और अगर कल को उस एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी, जॉब स्विच कर लिया, तो इनका एनपीए बन जाएगा। तो ये रिस्क है, इसीलिए एमरल्ड सिर्फ मैक्सिमम 50% तक ही किसी को उनकी सैलरी का देता है। तो ये इनका ईडब्ल्यूए वाला प्रोडक्ट है। अभी हम देखते हैं कि इन्होंने Q2 में नंबर्स कैसे रिपोर्ट करें, फिर उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स अगर हम देखें, रेवेन्यू में कंपनी की 38% की ग्रोथ है टोटल इनकम में। देन इबिट्टा आप देखोगे तो 55% से ग्रो किया। अब इनका जो इबिट्टा है ना, इन्होंने पहले रेंज दिया था कि 65 से 70% का हमारा मार्जिन रहेगा। देन 70% क्रॉस किया उस इनके मार्जिन ने, 73% गया, और अभी आप देखोगे इस क्वार्टर में तो 78-79% के मार्जिन से, मतलब ऑल टाइम हाईएस्ट मार्जिन पे ये कंपनी अभी ऑपरेट कर रही है। नेट प्रॉफिट भी आपका ऑफकोर्स इसी वजह से इंक्रीज हुआ है, 75-76% की ग्रोथ है पैट के अंदर। पूरा H1 कैसा गया है फर्स्ट हाफ, तो सेल्स ग्रोथ है 45%, अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, और पैट में 81% की ग्रोथ है। बिकॉज Q1 में आई थिंक आपका पैट डबल हुआ था इनका, 1.70 करोड़ से 3.20 करोड़ का पैट था, और फिर Q2 में आपने दोबारा 75% का ग्रोथ दिखाया। तो पूरे H1 में 81% की ग्रोथ है। और क्या अपडेट है, इन्होंने एक तो जो कॉर्पोरेट्स हैं, नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स वो 145 हो गए कंपनी के एज ऑन डेट। लास्ट क्वार्टर में 90 के आसपास थे। देन मैनेजमेंट का कहना है जो गोल्ड लोन डिसबर्स करते हैं ना ये, उसमें इन्होंने Q2 में 115 करोड़ से ज्यादा का गोल्ड लोन डिसबर्स किया है।
लास्ट क्वार्टर में ही आई थिंक इन्होंने आरबीएल बैंक के साथ में टाई अप किया था गोल्ड लोन सोर्स करने के लिए, तो इस क्वार्टर में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। सो ये ओवरऑल अपडेट है। कैसे रिजल्ट है, आप काइंड ऑफ मिक्स नंबर्स बोल सकते हो इनको। क्यों? बिकॉज अगर आप सिर्फ नंबर्स देखोगे तो अच्छा लगता है, ग्रोथ अच्छी है, 30-40% ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, प्रॉफिट आपके 70-80% से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन मार्केट किसी बिजनेस को जज करता है उसके दिए हुए गाइडेंस के बेसिस पे, जो इनकी मैनेजमेंट ने दिया था FY24 में कि अगले 3 साल में हम हमारे नेट पैट को, नेट प्रॉफिट को 8 to 10 टाइम ग्रो करेंगे। FY24 का पैट था इनका 4 करोड़, तो उसके अकॉर्डिंग FY27 में आपका प्रॉफिट होना चाहिए 30 से 40 करोड़। अब हमको इसमें हर एक साल ट्रैक करना है, तो FY25 तो उनका बहुत अच्छा गया, 4 करोड़ से पैट हो गया 9 करोड़ के आसपास, मतलब डबल से ज्यादा हो गया। इसके अकॉर्डिंग इस साल कंपनी का पैट होना चाहिए था 17-18 करोड़, बिकॉज फिर आप 80-90% 100% पे ग्रो करते तो आपका गाइडेंस अचीव हो जाता है FY27 में। लेकिन अभी तक जो इनका फर्स्ट हाफ गया है ना, Q1 प्लस Q2, वो उस गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कंपनी उसको मिस करती हुई दिख रही है। क्योंकि अभी H1 में कितना पैट है इनका, 6.77 करोड़ के आसपास। सो हम अज्यूम करें कि ये रन रेट रहता है तो कंपनी का पूरे साल का पैट होगा 14 करोड़ 15 करोड़ मैक्सिमम। यानी कि अगर आपको अपने गाइडेंस का लोअर रेंज भी अचीव करना है तो भी आपको अगले साल अपने पैट को डबल करना पड़ेगा, 15 करोड़ से 30 करोड़ तक जाने के लिए 100% की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। तो वो काफी डिफिकल्ट लग रहा है एमरेल के लिए। सो वही एक इसी पॉइंट पे अगर हम देखें तो नंबर थोड़े से मिक्स लग रहे हैं। अदरवाइज ऐसे आप देखो तो बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, 40-50% की ग्रोथ है। एक और चीज है, इनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ है सेल्स का, वो पहले 50-60-70% होता था, बट अब वो ग्रेजुअली ना 40s में आ गया, अभी इस क्वार्टर में 40 से भी कम हो गया है। तो ये भी देखना होगा कि आई मीन इतना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज आप कब तक कंटिन्यू रख सकते हो कि 40% सेल्स ग्रोथ और 80% 100% पैट ग्रोथ, बिकॉज मार्जिन आपके ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। तो यहां से आई डोंट नो कि कितना स्कोप है और मार्जिन एक्सपेंशन का। तो अगर सेल्स ग्रोथ आपका यही 30-40% रहता है तो अर्निंग ग्रोथ ये 70-80% का मेंटेन करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा कंपनी के लिए। तो इसीलिए ना थोड़ा सा हमें ये मिक्स वाला नंबर लग रहा है, सिर्फ इनके गाइडेंस को अगर हम कंसिडर करें। और वैसे भी मार्केट जो है वो आपके अपने एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया है, तो मार्केट आपको उसी के बेसिस पे जज करेगा। बाकी अगर हम वैल्यूएशन वाला पार्ट देखें तो बिजनेस ठीक कर रहा है, मतलब स्टॉक ठीक लगता है, क्योंकि 25 का करंट पी है और अगर कंपनी 14 करोड़ का भी पैट करती है तो भी इनका फॉरवर्ड पी 21 का बनता है, यानी पैग रेशियो आपका 0.4-0.5 के आसपास है। तो वैल्यूएशन वगैरह अच्छा है और ग्रोथ रेट भी अच्छा है। सिर्फ इन्होंने जो एक्सपेक्टेशन इतना हाई सेट किया हुआ है ना, उसकी वजह से ये नंबर इतने अच्छे नहीं लग रहे जितने एक्चुअली में ये नंबर्स इन्होंने डिलीवर करे हैं। और कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। आई मीन हमें लगभग ये 6-7 क्वार्टर हो गए इस कंपनी को ट्रैक करते हुए, एक भी ऐसा क्वार्टर नहीं है जहां पे टॉप लाइन की ग्रोथ बहुत खराब हो, मार्जिन में प्रेशर हो, प्रॉफिट ग्रोथ काफी खराब हो, ऐसा ऐसा एक भी क्वार्टर नहीं है। लेकिन वही है कि आपने एक्सपेक्टेशन उतना दिया हुआ है कि हम आपको उस बेसिस पे जज करेंगे। एसजी फिनसर्व वाला थोड़ा थोड़ा आप केस बोल सकते हो, हालांकि एसजी फिनसर्व तो हर एक क्वार्टर में गाइडेंस उन्होंने घटाया है पैट का। इन्होंने लास्ट क्वार्टर तक गाइडेंस को मेंटेन रखा है कि वही एस्पिरेशन है 8 to 10 टाइम। अब देखना होगा इस क्वार्टर का जब कॉन कॉल होगा। ये भी एक थोड़ा सा इन्होंने अजीब किया, अभी कल कॉन कॉल था इनका 17 अक्टूबर को, लेकिन 2-4 घंटे पहले इन्होंने अपडेट दिया कि उसको रीशेड्यूल कर दिया 24 अक्टूबर को, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे इनका कॉन कॉल होगा। तो एक हफ्ते तक हमें ये अनसर्टेनिटी और झेलनी पड़ेगी कि क्या मैनेजमेंट उस गाइडेंस पे अभी भी स्टिक है या उसको कम करने को देख रहे हैं। एक और चैलेंज हुआ था लास्ट क्वार्टर में, अगर आपको याद हो, एनपीए इनके बढ़ गए थे, 2 एनपीए हुए थे, एक लगभग 3-3.5 का हुआ था, दूसरा 40-43,000 का हुआ था। सो वो भी देखना पड़ेगा कि क्या उसमें रिकवरी हुई है। मैनेजमेंट ने कोई प्रोविजनिंग नहीं किया था, बिकॉज उनका कहना था हम कॉन्फिडेंस है, बिकॉज कस्टमर के साथ में हमारा रेगुलर डिस्कशन हो रहा है और सिर्फ उनकी शॉर्ट टर्म में एक वो कैश फ्लो का प्रॉब्लम आया, तो 1-2 क्वार्टर में रिकवर कर लेंगे। तो वो देखना होगा उस एनपीए पे क्या अपडेट है। सो ये है एमरेल फाइनेंस का। अब इसको देखना कैसे है एज एन इन्वेस्टर। तो अगर मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं, अगर मैं इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हूं, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये बहुत छोटा बिजनेस है, पहले तो 300 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप है। और जैसे हमने वो अपॉर्चुनिटी वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर आप इसको और जैगल को कंपेयर करोगे ना, तो जैगल का जो मॉडल है वो प्रूवन मॉडल है, वो ऑलरेडी लास्ट जब से लिस्ट हुए तब से हर एक साल हमने देखा है कि बिजनेस जो बोल रहा है वैसा अचीव कर रहा है। इनका ये वाला जो फेस है अभी वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल इन्होंने अभी क्रैक भी नहीं किया है। किसी क्वार्टर में ये सप्लाई चेन वाला जो फाइनेंसिंग होता है उसके अंदर एंटर करने का प्लान बनाते हैं, फिर उसको रोक देते हैं। किसी क्वार्टर में कंपनी एम्प्लॉय को पर्सनल लोन वाले में एंटर करती है, फिर उसको रोक देती है। तो थोड़ा इनका ट्राई एंड टेस्टेड वाला मॉडल है।
लेकिन क्योंकि कंसिस्टेंसी है और ग्रोथ बहुत अच्छी है, वैल्यूएशन सपोर्ट है, तो अगर मुझे बेट करना भी है तो मैं हमेशा स्टैगर्ड अप्रोच रखूंगा और कंजर्वेटिव अप्रोच रखूंगा। मतलब ये नहीं कि ऐसे बिजनेस को मैंने अपना टॉप एलोकेशन में ले आया, तो कम एलोकेशन, मतलब अगर मुझे देखना भी है तो 3%, 2%, 4% का एलोकेशन, जिसमें जिसमें जो इन्वेस्टर कंफर्टेबल हो उस तरीके से मैं प्ले करूंगा। सो वो चीज इंपॉर्टेंट है। और अभी तो जैसा केस है लास्ट 1-2 क्वार्टर से, उसमें इतना कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं रहा कि मैं एलोकेशन और इंक्रीज करूं, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा चाहिए ना कि गाइडेंस, आप अब क्या है आपका गाइडेंस एग्जैक्ट, क्या आप अभी भी उस पर स्टिक हो या उसको रिवाइज कर रहे हो, तो वो सारी चीजें देखनी है। मतलब बिजनेस ठीक कर रहा है, लेकिन वही है कि मार्केट आपको आपके गाइडेंस के अकॉर्डिंग भी रिवॉर्ड करेगा, वो वाला फैक्टर रहेगा। लेकिन वैल्यूएशन सपोर्ट भी है, तो मैं बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड भी नहीं कर सकता। तो वेट करते हैं अभी कॉन कॉल का, नेक्स्ट वीक कॉन कॉल होगा इनका। एक लास्ट पार्ट और डिस्कस करें इनका, वो कॉर्पोरेट ऑनबोर्ड वाला जो इन्होंने गाइडेंस दिया था, उस पर भी ये कंपनी अच्छा कर रही है। जैसे इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 90 कॉर्पोरेट्स थे, इनका कहना था इस क्वार्टर तक हम 40 से 45 और ऐड करेंगे, यानी 130 से 135 होना चाहिए। अभी कंपनी ऑलरेडी 145 पे पहुंच चुकी है, तो मतलब आपने 50 से 55 कॉर्पोरेट्स ऐड कर दिए Q2 के अंदर। पूरे साल का इनका गाइडेंस है 250, तो अब लग रहा है पॉसिबल। लास्ट क्वार्टर में तो लग रहा था ये मैक्सिमम 200 तक पहुंचेंगे इस रन रेट से, लेकिन अब पॉसिबल लग रहा है कि कंपनी शायद 250 के आसपास कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड कर ले, और फिर इनका लॉन्ग टर्म का गाइडेंस है कि 1000 कॉर्पोरेट्स तक हमको पहुंचना है 2-3 साल के अंदर। तो मतलब कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं जहां पे बिजनेस जो बोल रहा है उससे ज्यादा अच्छा कर रहा है, और वो प्रॉफिट वाला मैट्रिक ऐसा है जहां पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी लग रही है। तो वेट करते हैं अब कॉन कॉल का, उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी, जब कॉन कॉल होगा उसको डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस पे, एंजल वन पे। सो एंजल वन का बिजनेस हम बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, लास्ट ईयर भी ठीक जा रहा था, लेकिन सेबी का वो पहले रेगुलेशन आया ट्रू टू लेवल वाला, जहां पे ब्रोकर्स को वो जो एक्स्ट्रा इनकम मिलता था एक्सचेंज की तरफ से, एनएससी बीएससी की तरफ से ज्यादा वॉल्यूम लाने का, तो वो इनकम चला गया। एंजल वन के लिए 8 to 10% रेवेन्यू वहीं से आता था। सो जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, एंजल वन, ग्रो, जीरो था, इनको ज्यादा इंपैक्ट हुआ। इसके साथ में और सेबी ने क्या किया, जो ट्रेडिंग नॉर्म्स हैं आपके एफ एंड ओ के, उसको काफी स्ट्रिक्ट कर दिया रिटेलर्स के लिए, ताकि कॉस्ट बढ़ जाए, उनके लिए स्पेकुलेशन करना इतना ज्यादा ईजी ना हो, उसके लिए उन्होंने वो कॉस्ट बढ़ा दिया, नॉर्म्स थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दिए। तो आप देखोगे लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर का जो इंडस्ट्री में पीक वॉल्यूम था ना, ट्रेडिंग का जो पीक वॉल्यूम था, अभी तक इंडस्ट्री उसके आसपास भी नहीं पहुंची है जब से ये नए रेगुलेशंस अप्लाई हुए हैं, और उससे हर एक ब्रोकर को इंपैक्ट पड़ा है, एंजल वन को भी पड़ा है। डबल इंपैक्ट हो गया ना, एक तो आपका वो इनकम का पार्ट चला गया 8-10%, और दूसरा कस्टमर जितना पहला वॉल्यूम करता था, मेरा जितना ब्रोकरेज बनता था, वो वाला पार्ट भी कम कर दिया सेबी ने। तो ये डबल इंपैक्ट से आप देखोगे एंजल वन के लास्ट 1-2 क्वार्टर के नंबर काफी खराब आए हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर इनके नंबर्स को एनालाइज करना है, इस बिजनेस को एनालाइज करना है, तो आपको रेवेन्यू, प्रॉफिट, इसको छोड़ करके जो अदर की मैट्रिक्स है उन पे फोकस करना है, क्योंकि ये सारे नंबर्स तो आपको खराब ही दिखेंगे। और एक और चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि मार्केट इतने खराब रिजल्ट आने के बाद भी एंजल वन के स्टॉक को पनिश नहीं कर रहा, बिकॉज ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। लास्ट ईयर जब ये रेगुलेशंस की बातें हो रही थी, फिर एक एक करके रेगुलेशन अप्लाई हुए, उस टाइम पे ही एंजल वन का स्टॉक 4000, 3800 से 3000, 2500 के आसपास आ गया। तो अभी आप देखोगे स्टॉक में कोई खास नेगेटिव रिएक्शन नहीं आता है, जबकि रिजल्ट बहुत खराब आता है। 20% का सेल्स डी ग्रो हो गया, प्रॉफिट आप देखोगे तो लगभग आधा हो जाता है। इबिटा मार्जिन कंपनी के पहले 40-50% पे होते थे, वो 30-35% पे आ गए, लेकिन फिर भी स्टॉक में हम इतना नेगेटिव रिएक्शन नहीं देखते हैं, बिकॉज मार्केट जो है वो हमेशा आगे का देखता है। ये चीज तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। तो पहले अभी इनका ना अपडेट देखते हैं कि Q2 में इन्होंने ओवरऑल अपडेट कैसा दिया है। सो एक तो एंजल वन अभी एक फिनटेक कंपनी बनने की तरफ आगे आगे धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो ब्रोकिंग तो इनका मेन बिजनेस है, इसके अलावा ये सारे बिजनेसेस एक एक करके अब इनके प्लेटफॉर्म पे लाइव हो गया। पहले इन्होंने एंटर किया था ये म्यूचुअल फंड के अंदर, फिर एंटर किया इन्होंने क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, एफडी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वेल्थ मैनेजमेंट भी लाइव हो गया, और एएमसी का भी लाइसेंस मिल गया। तो ये वाला बिजनेस भी कंपनी के लिए स्टार्ट हो चुका है। मतलब सिर्फ एक ब्रोकिंग बिजनेस नहीं, कंपनी एक पूरा फाइनेंशियल सॉल्यूशन देती है आज के टाइम पे अपने अपने क्लाइंट्स को, अपने ब्रोकिंग ऐप के ऊपर। अब इनका एक और अपडेट आया है, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं ये, सिंगापुर की कंपनी है उसके साथ में, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए। सो इसमें 26% जो स्टेक है वो एंजल वन का है, बाकी 74% ये लिव वेल जो कंपनी है उनका होगा। इनका काम होगा प्रोडक्ट को क्रिएट करना, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को क्रिएट करना। एंजल वन का काम होगा उस प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पेनेट्रेट करना। लगभग 3.5 करोड़ के आसपास इनके आज कस्टमर बेस है एंजल वन के, तो मतलब उसको कंपनी लेवरेज करना चाहती है इस वाले बिजनेस के लिए। कंपनी का कहना है कि इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस का जो अवेयरनेस है वो कोविड के बाद से बहुत तेजी से बढ़ा है, और अगर आप ट्रैक करते हो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, अगर आपको समझ में आता है, तो वो भी एक बहुत हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री मानी जा रही है इंडिया में अगले 10-15 साल में।
में, बिकॉज अंडर पेनिट्रेशन उसमें काफी ज्यादा है दोनों में, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। और जो IRDAI है उनका भी टारगेट है कि 2047 तक हर एक घर में हमको लाइफ इंश्योरेंस पहुंचाना है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, तो उसको देखते हुए कंपनी ने ये वाला बिजनेस स्टार्ट किया है। देन इनका मार्केट शेयर अगर आप देखोगे, जैसे हमने बात करी ना कि रेवेन्यू प्रॉफिट से ज्यादा जो अदर की मैट्रिक्स है उन पे फोकस करना है, तो अगर आप जैसे इनका मार्केट शेयर देखोगे डीमैट के अंदर, टोटल डीमैट अकाउंट इंडिया में जितने भी हैं उनमें इनका मार्केट शेयर 16.5% है, और ये YOY भी बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। अब आप एक, अगर आपने डेटा वगैरह देखा होगा इंडस्ट्री का, तो पिछले कुछ महीनों में जो नए डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं ना, वो कंसिस्टेंटली गिरते जा रहे हैं। लेकिन मतलब पहले जहां 1 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट ओपन होते थे, अब लगभग 50 लाख 60 लाख के आसपास हो रहे हैं। तो आप ग्रोथ रेट देखो कितना ज्यादा गिर गया है। लेकिन अगर कोई ब्रोकिंग बिजनेस ऐसे एनवायरनमेंट भी अपना मार्केट शेयर गेन कर पा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि एज एंड व्हेन जब चीजें इंप्रूव होगी, जब मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होगा और डीमैट अकाउंट वापस से बढ़ना शुरू होंगे, तो इन कंपनीज को सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा। अब उसमें चाहे आप जीरोधा देखो, एंजल वन देखो, ग्रो देखो, ये जो टॉप 3 प्लेयर्स है ना, जिनके पास में ब्रांड पावर है, ब्रांड पुल है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आज ऑनबोर्ड अगर कर पा रहे हैं, तो कल को जब भी इंडस्ट्री में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, तो इन कंपनीज को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इस वाले पार्ट पे एंजल वन काफी अच्छा कर रहा है। देन दूसरा एक और चीज आप देखोगे, रिटेल में भी इक्विटी टर्नओवर अगर हम देखें तो इसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मार्केट शेयर बढ़ा है, YOY भी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ा है। तो ये चीज अच्छी है कंपनी के लिए। देन जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो पहले तो 4-5 बैंक NBFC के साथ में टाई अप था, अभी आप देखोगे पूना वाला, IDFC फर्स्ट, टोटल 7 लैंडर्स के साथ में इन्होंने टाई अप किया है। और इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखो डिसबर्समेंट में लगभग डबल हो गया है। 2.3 बिलियन इन्होंने लोन डिसबर्स किया था लास्ट क्वार्टर में, 4.6 बिलियन किया है इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर। तो ये वाला बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। फिर जो SIP वाला इनका बिजनेस है, उसमें बीच में 1-2 क्वार्टर ऐसे आए थे जहां पे हमको डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन Q1 ऑनवर्ड्स इसमें भी वापस से ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी ने अपनी पोजीशन मेंटेन रखी है। मतलब इंक्रीमेंटल जितने भी नए SIPs हो रहे हैं ना इंडस्ट्री के अंदर, एंजल वन उसमें उसके अंदर नंबर 2 पे आता है। और एंजल वन की मैनेजमेंट का ना यही गोल है, यही टारगेट है कि चाहे हम म्यूचुअल फंड का बिजनेस करें, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस करें, ब्रोकिंग का बिजनेस करें, या कोई भी ऐसा बिजनेस करें, हमें ना टॉप 2 टॉप 3 कैटेगरी में रहना है। यानी कल को अगर चल के किसी भी कस्टमर के माइंड में आता है कि ब्रोकिंग, मुझे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो उसके माइंड में ना एंजल वन उन टॉप 2-3 नाम में से होना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे पिछले 2-3 साल में इन्होंने ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट पे काफी ज्यादा खर्चा किया है। IPL स्पॉन्सरशिप इन्होंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया, उसमें कंपनी काफी स्पेंड कर रही है, सो दैट कि अगले 3-4 साल में ये जो मतलब पेनिट्रेशन बढ़ रहा है हमारे कैपिटल मार्केट के अंदर, नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उसमें एंजल वन ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर पाए। जब इंडस्ट्री का टाइम बहुत अच्छा भी चल रहा था, तब भी ये कंपनी मार्केटिंग पे बहुत स्पेंड करती थी। मतलब इनके मार्जिन बीच बीच में फ्लक्चुएट होते थे, प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता था, बिकॉज कंपनी का टारगेट था कि लॉन्ग टर्म में अगले 5 साल 7 साल में हमको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस बेस अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है। देन ये जो FD वाले प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट हैं, इसमें भी आप देखोगे तो ग्रोथ काफी अच्छी रही है कंपनी की लास्ट 2-3-4 क्वार्टर से। देन वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस भी स्टार्ट हो गया है। इसमें ये अल्ट्रा HNI को अभी मेनली केटर कर रहे हैं। टोटल AUM आप देखोगे 61 बिलियन है, 1250 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, और 75% से ज्यादा जो AUM है वो ARR है। ARR मतलब एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी इसमें अच्छी है कंपनी के लिए। AMC वाले बिजनेस में भी आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छी ग्रोथ है, AUM भी बढ़ रहा है, फोलियो भी बढ़ रहे हैं। AMC वाले बिजनेस में ये कंपनी पैसिव फंड करती है, मतलब एक्टिव फंड नहीं करती, पैसिव फंड जैसे इंडेक्स फंड हो गया, ETF हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करती है। बिकॉज इनका कहना है कि इंडिया में अगर लास्ट 3-4 साल में, जैसे ये डेटा भी इन्होंने दिया हुआ है कि 3-4 साल में अगर आप पैसिव फंड का मार्केट शेयर देखोगे ना, तो मोर देन डबल हो गया, 7% से 17%। लेकिन ग्लोबली अभी भी हम काफी पीछे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आगे चल के 30-40% तक जो इंडिया में इन्वेस्टिंग होगी म्यूचुअल फंड में, वो पैसिव फंड्स में होगी। तो कंपनी इसीलिए इसमें इन्वेस्ट कर रही है। इसमें कॉस्ट भी कम होता है, प्लस एक्टिव फंड में जैसे बार बार कहीं ऐसा डेटा प्रमोट किया जाता है ना कि 70% 80% जो एक्टिव फंड्स हैं वो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते, बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे कस्टमर, कंज्यूमर भी जो है वो पैसिव फंड्स की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है। तो कंपनी इस पे पैसिव फंड पे फोकस करती है। देन मेनली इनके रेवेन्यू पे फोकस करते हैं, नंबर्स इन्होंने कैसे डिलीवर करे हैं।
सबसे पहले तो इनका मार्केट शेयर वाला नंबर और देख लेते हैं। जैसे हमने ये यहाँ पे देखा डीमैट में, तो इनका मार्केट शेयर बढ़ा है। प्लस इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट अगर आप देखोगे तो इसमें इस क्वार्टर में मार्केट शेयर कम हुआ है, लेकिन लास्ट 2 साल का आप होराइजन देखोगे तो उसमें इनका मार्केट शेयर इतना ही रहता है, 19% से 21% के रेंज में। 21% को क्रॉस नहीं करते, 19% से नीचे नहीं जाते। तो मतलब क्या है कि ना मार्केट शेयर कंपनी इसमें गेन कर पा रही है, लेकिन मार्केट शेयर लूज भी नहीं कर पा रही है, मेंटेन करके रखा है। और ये भी इस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी चीज है कि जब डीमैट अकाउंट कम खुल रहे हैं, जैसे हमने देखा ना 1 करोड़ से 50-60 लाख हो गए, फिर भी आप अपना मार्केट शेयर लूज नहीं कर रहे हो। लगभग हर 100 में से 20 जो डीमैट अकाउंट है वो आपके प्लेटफॉर्म पे ओपन हो रहे हैं अभी भी। तो ये अच्छी चीज है एक तरीके से। ये थोड़ा नेगेटिव लगता है कि एक्टिव क्लाइंट बेस इनका मतलब मार्केट शेयर थोड़ा सा लूज किया है, 9 बेसिस पॉइंट इन्होंने। एक्टिव क्लाइंट बेस का मतलब हो गया कि कितने लोगों ने लास्ट 1 साल में कुछ ना कुछ ट्रेड किया है। अभी हुआ क्या है कि मार्केट में जब ऐसा करेक्शन होता है ना, तो एक तो जो ट्रेडर है उन्होंने तो, कई लोगों ने तो ट्रेडिंग ही बंद कर दी जब ये रूल रेगुलेशन थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए। कई लोग क्रिप्टो की तरफ चले गए, कई लोग बाकी प्लेटफॉर्म की तरफ चले गए, और जो कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं उन्होंने भी थोड़ा सा ट्रेडिंग बंद कर दिया, थोड़ा इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। क्योंकि होता है ना किसी स्टॉक में आप स्टक हो गए हो, स्टॉक मूव ही नहीं कर रहा, आपके प्राइस पे नहीं आ रहा, तो इन्वेस्टर भी थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है। तो वो सारी चीजें अब इसमें पहले कंपनी मतलब पॉजिटिव वे में होती थी, मार्केट शेयर गेन करती थी। अभी 1-2 क्वार्टर से थोड़ा सा मार्केट शेयर इसमें कंपनी का लूज हुआ है। देन रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज में F&O अभी भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाता है कंपनी के लिए 46%, बट पहले आई थिंक ये इससे भी ज्यादा था, 70-80% था। तो इसका रेवेन्यू मिक्स कम हुआ है, ये एक्चुअली में अच्छा है कंपनी के लिए। शॉर्ट टर्म में पेन है, लेकिन आगे चल के आपके रेवेन्यू में ना थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेके आएगा। देन कमोडिटी देख लो, इंटरेस्ट इनकम कंपनी के लिए 32% है। जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस हैं जो अभी इन्होंने स्टार्ट किए, वो अभी 4% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओवरऑल रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो वाई 21% का डिक्लाइन दिखेगा, लेकिन हमने वही बात करी कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें 5% का ग्रोथ देखने को मिला है, ये काफी अच्छी चीज है। एंड आई थिंक ये लास्ट 2-3 क्वार्टर के बाद हमें इतना अच्छा जंप दिखा है कंपनी के सीक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ में। एंसिलरी इनकम ये वही ट्रू टू लेवल वाला है। अगर आप इसको एक्सक्लूड कर दोगे ना, क्योंकि लास्ट ईयर 2nd क्वार्टर तक कंपनी को इससे रेवेन्यू आता था, 3rd क्वार्टर से ये चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो इसको अगर हम एक्सक्लूड करके देखें तब कंपनी का रेवेन्यू 14% से डिक्लाइन हुआ है, अदरवाइज 21% का डी ग्रोथ दिखेगा। देन इबिट्टा में बहुत अच्छा जंप दिखा है, 67% की सीक्वेंशियल ग्रोथ है, लेकिन ये नॉर्मलाइज नहीं है क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनका आईपीएल एक्सपेंस ऐड था। Q4 और Q1 में इस कंपनी के इबिट्टा पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है, बिकॉज वो मार्केटिंग स्पेंड इनका इंक्रीज हो जाता है, स्पॉन्सरशिप जो इन्होंने ली है आईपीएल की। Q3 में अगर आप उसको Q2 में आप नॉर्मलाइज करके देखोगे तो इबिट्टा में 6% की ग्रोथ है। ये भी चीज अच्छी है, यानी कि रेवेन्यू से ज्यादा ग्रोथ है इबिट्टा के अंदर, तो थोड़ी सी ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिल रहा है। और पैट में अगर हम देखें तो सिक्वेंशियली 10% की ग्रोथ है नॉर्मलाइज बेसिस पे। तो ये ओवरऑल नंबर्स है एंजल वन के। अब इसको देखना कैसे है, तो ये लास्ट क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे ना, लास्ट 2 क्वार्टर से मेजरली Q4 तो बहुत खराब था इस कंपनी के लिए, Q1 भी थोड़ी थोड़ी चीजें स्टेबल होती हुई दिखी थी। उन दोनों क्वार्टर से Q2 के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, और मैनेजमेंट ने काफी अच्छी कमेंट्री भी दी है। आई मीन जैसे मार्जिन का इनका गाइडेंस है कि Q4 जब हम एग्जिट करेंगे, Q4 ऑफ FY26, तो हमारे इबिट्टा मार्जिन 40 से 45% के रेंज में होंगे। अभी इस क्वार्टर में आई थिंक 35% का इबिट्टा है, वो गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। अब उसके लिए इनको लगभग 20% का रेवेन्यू ग्रोथ करना पड़ेगा। तो कंपनी कह रही है वो कहां से होगा। एक तो सबसे अच्छा पॉजिटिव चीज है, क्लाइंट एक्विजिशन का नंबर इनके लिए बढ़ा है। ये तो आई थिंक मैंने कितने क्वार्टर के बाद देखा है एंजल वन का कि सीक्वेंशियली जो क्लाइंट एक्विजिशन है ना वो 12% से बढ़ा है। मतलब क्या हुआ इसका कि पिछले क्वार्टर में मैंने जितने क्लाइंट एक्वायर करे उससे 12% के ज्यादा से रेट से मैंने इस क्वार्टर में क्लाइंट एक्वायर किया। तो ये एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए। तो इससे क्या होगा, कंपनी कह रही है कि आने वाले क्वार्टर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा। प्लस रीसेंट वीक्स में अभी जो लास्ट कुछ वीक गया है उसमें कंपनी का कहना है कि हमारा वैसे भी ट्रांजेक्शन जो हम देख रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे उसमें इंक्रीज होता जा रहा है, एमटीएफ बुक हमारा ग्रो कर रहा है। तो Q3 Q4 के लिए ये काफी कॉन्फिडेंट है कि हमारा रेवेन्यू भी ग्रो कर जाएगा और फिर इबिट्टा को भी सपोर्ट मिलेगा। 40 से 45% का गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। फिर जो इनके क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका अभी रेवेन्यू सिर्फ 4% आता है, कंपनी कह रही है अगले 3 से 5 साल में इनका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन डबल डिजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे जो सिक्लिकलिटी है वो कम होगी। लेकिन ऑफ कोर्स आई मीन मेन बिजनेस ब्रोकिंग ही रहेगा, एटलीस्ट आपके अगले 5-7 साल तक। तो जो मेन आपका बिजनेस ड्राइव करेगा वो ब्रोकिंग बिजनेस ही करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब एंजल वन अपने वर्स्ट पार्ट से निकल चुका है। अभी ऐसी चीज है जहां पे मुझे क्लोजली इसको फोकस रखना है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत इंटरेस्ट बन रहा है या लुक्रेटिव है कुछ, लेकिन हाँ एक रडार पे रखने लायक अभी बिजनेस है। Q3 अगर अच्छा आता है कंपनी का तो फिर Q4 में इंटरेस्ट बनेगा कंपनी के लिए। और वैसे भी जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट को जो डिस्काउंट करना था वो मार्केट ऑलरेडी कर चुका है। अभी आप वही देखोगे कि रिजल्ट नंबर में दिखता है खराब है, लेकिन मार्केट फिर भी
कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं देता है स्टॉक को। और साथ में हमने वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के रिजल्ट को भी देखा जो धीरे धीरे स्टेबल होते जा रहे हैं, एयूएम ग्रो कर रहा है, इंक्रीमेंटल फ्लो उनका अच्छा आ रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी है। बाकी देखते हैं Q3 का कैसा नंबर आता है। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।